हेमोरेजिक स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि सेरेब्रल आर्टरी रप्चर हो जाते हैं, ब्लड वेसल रप्चर हो जाते हैं और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं हेमोरेजिक। ठीक है, या हेमोरेज हम कहते हैं कि जब भी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होती है। ठीक है, लेकिन जिस ब्लीडिंग की वजह से किसी पेशेंट को अगर स्ट्रोक हो जाता है तो उसको हम फिर कहते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, और जिस ऑक्सीजन की कमी की वजह से यानी इस्कीमिया की वजह से पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज इस्केमिक स्ट्रोक। तो दोनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या है? एक के अंदर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और दूसरे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ब्लीडिंग हो जाती है तो हम उसको कहते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक, वाइल अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन के अंदर इंफेक्शन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। दूसरी बात याद करनी है, 85% इस्केमिक स्ट्रोक होता है और 15% हमारे पास हेमोरेजिक स्ट्रोक होते हैं। स्ट्रोक वैसे भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होते हैं, प्रॉम्प्टली अर्जेंटली डायग्नोज, ठीक है, फौरन से और टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना होता है दोनों के लिए, चाहे वो इस्केमिक हो या वो हेमोरेजिक हो। लेकिन हेमोरेजिक स्ट्रोक ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है। ठीक है, इस्केमिक स्ट्रोक की तो सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब हेमोरेजिक स्ट्रोक डेफिनेशन याद कर ले कि ब्रेन के अंदर अगर कोई भी ब्लड वेसल रप्चर हो जाए, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, उसके रिजल्ट में क्या होगा? ये ब्लड वेसल ये जिस एरिया को ब्लड सप्लाई दे रही होती है उस वाले एरिया को ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक, सेकंड यहाँ पे जो ब्रेन के टिश्यू है, ठीक, अगर ये यहाँ पे रप्चर हो गया तो नियर बाय जो डेलिकेट स्ट्रक्चर है वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसको हम कहते हैं आईसीटी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ये इंक्रीज होगा। उसकी वजह से क्या होंगे? नियर बाय जो न्यूरोनल स्ट्रक्चर है वो कंप्रेस होंगे, वो डैमेज हो जाएंगे। सेकंड डैमेजिंग क्या होगी कि ऑक्सीजन की कमी, जिस पार्ट को लेट सपोज कि ये ब्रेन के एक पार्ट से अगर इसको ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, ब्लड तो सारा यहाँ से लॉस हो रहा है, यहाँ निकल रहे हैं और यहाँ पे सराउंड में टिश्यू को भी डैमेज कर रहा होता है ब्रेन के अंदर। एक तो वो डैमेजिंग, एक तो वो नुकसान, ऊपर से यहाँ पे इस्कीमिया, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी तो लीड्स कर रहा होता है किसको? इंफेक्शन को, और जिसको हम कहते हैं कि दिस इज स्ट्रोक। ठीक है, और हेमोरेजिक स्ट्रोक क्योंकि आर्टरी रप्चर हो गया, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई। टाइप्स इसके टू है। नंबर 1 इंट्राक्रैनियल हेमोरेज आईसीएच, और इसके अलावा नंबर 2 पे सब एरेक्नाइड हेमरेज। इन दोनों के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन कौन? तो ये हेमरेज ये सबसे ज्यादा होता है, तो ये मोस्ट कॉमनली और सबसे ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग खतरनाक भी होता है। वाइल लीस्ट कॉमन सब एरेक्नाइड हेमरेज होते हैं, और इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो ये लेस पेटल है, ठीक है, इसके इतने पेटिलिटी नहीं होती, मींस के इतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है एज कंपेयर टू आईसीएच ब्लीडिंग। काजेस की इसकी, अच्छा, इसकी डेफिनेशन इंट्राक्रैनियल, नाम से जाहिर है कि क्रेनियम कैविटी के अंदर अगर ब्लीडिंग हो जाती है, मींस के ब्रेन के जो फंक्शनल सेल्स है अगर वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है, ब्रेन के पैरेन्काइमल सेल के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, उसको हम कहते हैं कि दिस इज इंट्राक्रैनियल हेमरेज। ठीक, आईसीएच या आईसी ब्लीडिंग समटाइम स्टैंडर्ड एब्रिविएशन में लिखा होता है। डेफिनेशन इसकी ये याद रखो कि ब्रेन सेल जो पैरेन्काइमल सेल्स है उसके सराउंड में अगर आर्टरी रप्चर हो जाती है, वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है। ब्रेन के कौन से फंक्शनल टिश्यू है या पार्ट है? सेरेब्रम है, पोंस है, मेडुला है, ऑब्लोंगेटा है और ब्रेन स्टेम, गैंग्लिया, ठीक है, ये सारे अगर उसके सराउंड में ब्लीडिंग हो जाए तो उसको हम कहते हैं दिस इज इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग, क्योंकि वो पैरेन्काइमल सेल है, फंक्शनल सेल है। मोस्ट कॉमन काज इसके क्या है? ट्रॉमेटिक इंजरी, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, सर पे चोट लग जाए, ठीक है, या गोली लग जाए या कोई और चीज हिट करे, हेड इंजरी हो जाए, तो मोस्ट कॉमन काज इसके ट्रॉमेटिक इंजरी है, ये आर्टरी रप्चर हो सकती है। सेकंड मोस्ट कॉमन काज है हाइपर आर्टरी डेलिकेट वैसे भी होते, ज्यादा चांसेस होते उसके रप्चरिंग के। इसके अलावा ब्रेन के अंदर अगर कैंसर हो, ट्यूमर हो, ठीक है, इसके अलावा अगर ब्रेन से हट के कहीं और मैलिग्नेंसी हो, लेट सपोज के लंग कैंसर, ठीक है, और लंग कैंसर अगर मेटास्टेसिस कर दे, ठीक है, लंग ऐसा कैंसर हो जो मेटास्टेसिस करे ब्रेन में अगर वो चला जाए तो ये भी आर्टरी को रप्चर कर सकते हैं, ब्लड वेसल रप्चर हो सकते हैं, यानी स्ट्रोक के आईसीएच के काज एक बन सकते हैं। इसके अलावा सेरेब्रल एमोलाइड एंजियोपैथी, इसको भी हमने सुबह डिस्कस किया। सेरेब्रल एमोलाइड एंजियोपैथी को कौन एक्सप्लेन कर देगा? सेरेब्रल एमोलाइड एंजियोपैथी, ठीक है, सेरेब्रल मीन ब्रेन के अंदर, एमोलाइड मीन के ब्रेन के अंदर बनता है, एंजियोपैथी मींस डिजीज ऑफ ब्लड वेसल। जोर से सब तक आवाज जाए। सेरेब्रल एमोलाइड एंजियोपैथी का मतलब ये है कि जो सेरेब्रल के जो वेसल्स है, एमसीए या एसीए या आईसीए, इसमें अगर एमाइलाइड प्रोटीन की डिपोजिशन हो जाए तो इसको हम सेरेब्रल एमाइलाइड एंजियोपैथी कहते हैं।
सही, ठीक है बेटा। सिंपल क्या होता है कि आपके जो सेरेब्रल ब्लड वेसल है, ठीक है, एनसीए, एसीए या आईसीए या बेसिलर आर्टरी है या वर्टेब्रल आर्टरी है या पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, अगर वहां पे एमोलाइड प्रोटीन की डिपोजिशन हो रही है, ठीक है, तो वहां पे कौन सी खराबी आएगी? जब टाइम ज्यादा गुजर जाते हैं, ठीक है, अगर स्लाइड की ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसके रप्चर के चांसेस होते हैं। दूसरी बात ये जेनेटिक डिसऑर्डर है या समटाइम हम कहते हैं फेमिलियल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोम नंबर 21 के अंदर जो जीन्स होते हैं, जो एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन, जो ये प्रोटीन बना रहा होता है, अगर वो जीन म्यूटेंट हो जाए तो उसको ये वाली बीमारी होती है। साथ में अगर ये जीन म्यूटेंट हो जाते हैं तो इस पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज भी हो सकती है, ठीक। इसके अलावा इसको इस अल्जाइमर डिजीज के साथ साथ हेमोरेजिक स्ट्रोक भी हो सकते हैं और स्पेशली इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग या इंट्राक्रैनियल हेमोरेजिक स्ट्रोक। नेक्स्ट क्लास हेमोरेजिक ट्रांसफ्यूजन, ये आप एक्सप्लेन कर दो, आपको दोबारा से भी मैंने समझाया था। हेमोरेजिक ट्रांसफ्यूजन, जब कोई पेशेंट हेमोरेजिक ट्रांसफ्यूजन के साथ आता है तो उसको टीके यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एक स्ट्रेप्टोकाइनेज एक इंजेक्शन है वो देते हैं। तो ये तो जब पेशेंट हेमोरेजिक ट्रांसफ्यूजन के साथ आता है तो वो जो क्लॉट बनी होती है उसको तो डिसॉल्व करता है, तो जो पेशेंट है वो ज़्यादा प्रोन पर हो जाते हैं कि वो मजीद ब्लीड करता है। सही बताया सीआरएस ने, पहले भी नहीं आया तो आपने मुझसे पूछा भी तो नहीं। सर आपने कहा मैं दोबारा आ जाओ या एक मिनट, सही नहीं बताया इसने, इससे थोड़ा हाँ सही है, इधर खड़े रहो, अभी गौर से सुनना। हेमोरेजिक का मतलब होता है ब्लीडिंग। ट्रांसफ्यूजन मीन आप ब्लड सेट से कोई भी चीज, कोई भी इंजेक्शन उसको लगा रहे हो, चाहे उसको आप ब्लड लगा रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज अगर आप उसको लगा रहे हो उसको हम कहते हैं दिस इज ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि हम ट्रांसफ्यूज कर रहे होते हैं। वो प्लाइजिन भी हो सकता है, वो कोई भी इंफ्यूजन, कोई भी इंजेक्शन भी हो सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि ये प्लाइजिन इंफ्यूजन है, सही कह सकते हैं ना। हेमोरेजिक ट्रांसफ्यूजन का मतलब, जैसे आपने समझाया, अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर दो, इसका मतलब ये होता है कि कोई पेशेंट अगर इस्केमिक स्ट्रोक के साथ है, ठीक है, हमने उस पेशेंट को ऐसा इंफ्यूजन लगाया जिस इंफ्यूजन की वजह से हेमोरेजिक यानी ब्लीडिंग हो सकती है, सही। अगर पेशेंट आए इस्केमिक स्ट्रोक के साथ, उसको हम क्या करते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर लगाते हैं। अल्टीमेटली आमर पास में हम कहते हैं के चांसेस होते हैं, इसलिए इस इंफ्यूजन को हम नाम देते हैं कि दिस इज हेमोरेजिक ट्रांसफ्यूजन। ऐसे कोई भी ट्रांसफ्यूजन जो आपको लगता है कि इसकी वजह से इंटरनल बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, उसको हम कहते हैं हेमोरेजिक ट्रांसफ्यूजन। कौन से मरीज को हम लगा रहे होते हैं ये, और इंजेक्शन का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज या टीपीए यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अगर इस्केमिक स्ट्रोक हो या सम टाइम एमआई के अंदर ये हम लगा रहे होते हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, सही। अगर पेशेंट को ये वाला इंफ्यूजन हमने लगाया तो चांसेस है कि आईसी ब्लीडिंग होगी, सही। चलिए एक बार फिर से सुन लो, अभी क्लियर है। हेमोरेजिक ट्रांसफ्यूजन का मतलब, हेमोरेजिक मींस ब्लीडिंग, ट्रांसफ्यूजन मीन कोई भी इंजेक्शन। अगर मरीज को हम कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हैं और उस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट या उसका एक्शन ये हो, जैसा ये खून को पतला कर रहा होता है, या हमने हेपरिन इंफ्यूजन पे पेशेंट को रखा है, तो क्या होगा, हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमने ज्यादा डोज दिया तो ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। उस हेपरिन इंफ्यूजन को भी हम नाम दे सकते हैं कि हेपरिन इंफ्यूजन इज हेमोरेजिक ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अगर एक दो रिस्पेक्टर मौजूद हो तो ब्लीडिंग हो सकती है। तो किसी भी पेशेंट को जब हम ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं जिसके अंदर ब्लीडिंग के चांसेस हो, उस इंफ्यूजन को हम नाम देते हैं हेमोरेजिक ट्रांसफ्यूजन। ज्यादा डोज में दे दिया तो पेशेंट लीड करेगा ब्लीडिंग, सही। इसके अलावा इसकी दूसरा मिसाल आप लोग याद कर लो, या स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये दो इंजेक्शन के आप लोग नाम याद कर लो, ठीक है। आ जाओ बैठो, ठीक। नेक्स्ट सब एरेक्नाइड हेमरेज, ठीक। सब एरेक्नाइड हेमरेज के अंदर क्या होता है कि ब्रेन के जो मेनिंजेस है, जो तीन लेयर है, पिया, ड्यूरा और एरेक्नाइड, अब वाले जो स्पेस है वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है। और मोस्ट कॉमन कॉज इसके क्या है, एन्यूरिज्म, सही। एन्यूरिज्म हो पेशेंट को, टॉप ऑफ दैट क्या हो, हाइपरटेंशन हो, और इसके अलावा अगर ट्रॉमेटिक, मोस्ट कॉमन आईसी ब्लीड के लिए और सब एरेक्नाइड ब्लीडिंग के लिए काजेस तो आपने आसान है याद करने, हाइपरटेंशन और ट्रॉमेटिक इंजरी, ये दोनों तो याद रखने हैं आप लोगों ने, ठीक है, ये तो मोस्ट इजी है। इसके अलावा इसके अंदर ये बीमारी याद रखो, सेरेब्रल एम्बोलाइड एंजियोपैथी। इसके अलावा हेमोरेजिक ट्रांसफ्यूजन, अगर कोई पेशेंट को चल रहे तो आईसी ब्लीडिंग हो सकती है।
सब एरेक्नाइड हेमरेज के अंदर ब्लीडिंग कहाँ पे होती है, इस वाले पिक्चर को आप लोग देखो, तो ये सब एरेक्नाइड स्पेस है, ठीक है, और सब एरेक्नाइड स्पेस के अंदर अगर ब्लीडिंग हुई तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज सब एरेक्नाइड हेमरेज, ठीक है, ज्यादा चांसेस वहां पे के लिए कौन कौन से मोस्ट कॉमन काज है, एक सेरेब्रल एन्यूरिज्म है, ठीक है, सेरेब्रल एन्यूरिज्म हमने सुबह भी डिस्कस किया कि एन्यूरिज्म के अंदर क्या होता है, आउटवर्ड बल्जिंग होती है कोई भी ब्लड वेसल्स की, जिस तरह इसके अंदर ये नजर आ रहा है, इसके अंदर ये नजर आ रहा है, नॉर्मल इसका डायमीटर या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, अगर दोनों अतराफ पे ब्लड आउटवर्ड निकला हो एब्नॉर्मल फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म, जैसे यहां तक जितना डायलेट है उस तरफ भी उतना बल्जिंग है या डायलेट है, तो इसको हम कहते हैं फ्यूसिफॉर्म। इसके अलावा इसको हम बेरी एन्यूरिज्म या सिकुलर एन्यूरिज्म कहते हैं, अगर ब्लड वेसल यहां स्टार्ट है और उसका थोड़ा सा पार्ट बाहर निकला हुआ है, उसके बाद फिर से ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसकी, तो उसको हम कहते हैं बेरी एन्यूरिज्म या सिकुलर एन्यूरिज्म। ये ज्यादा रिस्क वाला सबसे ज्यादा बेरी एन्यूरिज्म रप्चर होते हैं, क्योंकि अगर इस पे प्रेशर बढ़ जाते हैं तो ये वाली एरिया वैसे भी वीक है, इसके चांसेस कम होते हैं क्योंकि इसके डायमीटर ज्यादा है, यहाँ अगर प्रेशर डायमीटर ही इंक्रीज हुआ है तो चांसेस कम होते हैं, हालांकि यहाँ के भी जो ब्लड वेसल्स है वो वीक होते हैं, रप्चरिंग के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर ये रप्चर हो जाए, ठीक है, अगर ये रप्चर हो जाए तो ब्लीडिंग होगी और उसको हम कहते हैं सब एरेक्नाइड हेमरेज यानी सेरेब्रल एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म कई और पर भी हो सकते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि सेरेब्रल आर्टरीज के अंदर अगर एब्नॉर्मल बल्जिंग हो तो उसको हम कहते हैं सेरेब्रल एन्यूरिज्म। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर भी सब एरेक्नाइड हेमरेज के कारण बन सकते हैं और ट्रॉमेटिक इंजरी। इसके अलावा अगर आर्टरी किसी बच्चे के मोस्ट कॉमन काज, अगर सब एरेक्नाइड ब्लीडिंग के मोस्ट कॉमन काज बच्चों के अंदर एबी मालफॉर्मेशन होता है। लेट्स सपोज हमें पता है कि उसके सराउंड में 3 लेयर होते हैं, लेट्स सपोज अगर वो 3 लेयर है ही नहीं, ठीक है, फिर थोड़ा सा अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो टिन्यू का एंटाइम इतना स्ट्रांग या हम कहते हैं कि वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, रप्चरिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो एबी मालफॉर्मेशन। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, सही, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज लीड क्या करती है, एन्यूरिज्म, और एन्यूरिज्म फिर अगर रप्चर हो गया तो हेमोरेजिक स्ट्रोक हो जाएगा। इसके कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जिसके अंदर ब्लड वेसल वीक हो जाते हैं, एक मार्फिन सिंड्रोम आप लोग याद रख लो, ठीक, इसके अंदर कोलेजन प्रोटीन की कमी हो जाती है, नॉर्मली बन रहे होते हैं तो स्ट्रक्चर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो नहीं बन पा रहे होते, उसकी वजह से भी ब्लड वेसल वीक हो जाते हैं, या एहलर-डनलॉप सिंड्रोम आप लोग याद कर लो, ठीक। इसके अलावा एथेनॉल ड्रग्स के अंदर ये याद रखो, ये हम किस पेशेंट को देते हैं, कौन सी बीमारी वाले पेशेंट को हम एथेनॉल देते हैं, सलीम बताएगा आप लोग ने। एथेनॉल जिसमें मेथनॉल और जो इनहेल करेगा, सही, किसी भी बीमारी के अंदर हम नहीं देते, ओनली अगर किसी पेशेंट में मेथनॉल या एथाइल, सही है, टॉक्सिक केमिकल यदि इनहेल किया हो उसी के टॉक्सिसिटी के लिए हम एथेनॉल लगाते हैं, इसकी वजह से भी एन्यूरिज्म हो सकता है और एन्यूरिज्म फिर लीड करता है सब एरेक्नाइड हेमरेज। यस।